देखिए पहले क्वेश्चन में इसमें कहा गया ए 100 माइक्रोफैरड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट सेपरेशन ऑफ 4 mm। तो पहली बात, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 100 माइक्रोफैरड, ठीक है 100 माइक्रोफैरड, हैविंग प्लेट सेपरेशन ऑफ 4 mm। कितने का प्लेट सेपरेशन है दोनों के बीच में? दोनों प्लेट के बीच में 4 mm का सेपरेशन है। ओके जी। इज चार्ज बाई 200 वोल्ट डीसी। इसको कितने से वोल्ट डीसी से चार्ज किया गया? 200 वोल्ट की डीसी से चार्ज किया गया है इसको, ठीक है 200 वोल्ट डीसी। द सोर्स इज नाउ डिस्कनेक्टेड। अब सोर्स को क्या कर दिया गया? डिस्कनेक्ट कर दिया गया। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड and dielectric slab of thickness 4 mm and dielectric constant 5 is introduced between the plates. How will its capacitance, the electric field between the plates and the energy density of the capacitor get affected? Justify your answer in each case. क्वेश्चन समझिए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमने किसी 100 माइक्रोफैरड 100 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को 200 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया। उस समय उसके बीच में प्लेट सेपरेशन 4 mm का था और बीच में एयर मौजूद थी। समझ में आ गया? जब कोई और मीडियम ना दिया हो तब तक क्या ही मान के चलेंगे? एयर रही होगी, ठीक है। अब इसने क्या कहा? अब हमने इसको जब चार्ज कर लिया एक बार, तो उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट किया और डिस्कनेक्ट करने के बाद इसकी प्लेट के सेपरेशन को बढ़ा दिया। कितना कर दिया? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड एंड अब डिस्टेंस के सेपरेशन को, मतलब सेपरेशन को हमने 8 mm कर दिया, उसमें 4 mm की क्या डाल दी? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी 4 mm की, ठीक है। तो आपसे पूछा बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना चेंज हो जाएगा, इसका इसके बीच में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी चेंज हो जाएगी और इसकी एनर्जी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बोलो, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? कोशिश करिए, ठीक है ना। पहले आप ट्राई करिए फिर मैं बताऊंगा। देखो पहले सी बताओ कितना था? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एक इक्वेशन बना के छोड़ दो। अब नया वाला C डैश जो है वो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये तो फॉर्मूला होता है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दी जाती है, तो यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बस अब क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये बोलेंगे सर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू सीधे रख दो सी डी। कितने रख दो? C इंटू डी। तो ये हो जाएगा सर C इंटू डी अपॉन में। अब नया वाला इसमें D कितना है? यहाँ का D कितना लोगे? इस एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू तो पहला C, ये इसको एक काम कर लो D डैश ले लो, D डैश, समझ ना। क्यों? क्योंकि पहले वाला D अलग है और बाद वाला D अलग है। पहले वाला D कौन सा है? 4 mm। बाद में D ये माना जाएगा पूरा 8 mm, क्योंकि हमने जब इसका डेरिवेशन किया था तो D पूरे को लिया था और T लिया था किसको? डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस को, समझ गए ना। तो कहाँ पर? नहीं ये भी फॉर्मूला था ना, ये सही। इससे पहले उससे पहले यही बना था, है ना, समझ ना। वो कॉमन वॉमन लेके, वो यहाँ से डी माइनस टी कॉमन लेकर के तब बनता है वो, ठीक है ना। टी कॉमन लेकर के यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब बताओ एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा सी डी अपॉन डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन के। वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। बताओ सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C डैश इज इक्वल टू C कितना है? 100 माइक्रोफैरड इंटू में D कितना है? 4 mm। चाहो तो इसको भी सॉल्व कर लो। 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन में D बताओ ये वाला D डैश हो जाएगा सर 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, फिर माइनस T बताओ 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, फिर प्लस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 5। इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। यही क्या ना, बहुत अच्छे। कितना हो जाएगा? 400 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन में, ये बताओ 8 में से 4 गया 4, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये इतना हुआ, इतने का। अगर इतने का देखें तो ये आ गया, प्लस ये कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इन दोनों को भी जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा? C डैश बराबर 400 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन में 4 प्लस 4.8 हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, माइनस 6 मत कर देना, कॉमन लिया है दोनों में से, ऐड ही तो किया है ना, तो ऐड करने पर इतना ही आएगा। अब बताओ पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, ये हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू 4000 अपॉन 48 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 फैरड। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब बताओ C डैश कितना हो गया? इससे कटा दो, कितने से कट रहा है? 4 से कट रहा है 12, 4 से कट रहा है कितना? 1000, ये होगा। 12 से फिर कटाओ इसको, 4 से 3 चौक 12 और 4 से कटाओ तो ये आ जाएगा 250, यही होगा। तो C डैश बराबर 250 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6।
फैरड, ठीक है, ये फैरड में है। अगर चाहो तो इसको लिख देंगे 83.33 और 10 की पावर -6 फैरड को लिख देंगे माइक्रो फैरड। ये आंसर हो गया। तो नई कैपेसिटी इतनी होगी। पहले कैपेसिटी कितनी थी 100 माइक्रो फैरड, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से यहाँ पर थिकनेस क्या हुई है, सॉरी कैपेसिटी घटी है बढ़ी है, घटी है। जबकि हम पढ़ते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के फिल कर देने से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कैपेसिटी। तो ऐसा क्यों हुआ कि घट गई है, क्योंकि आपने साथ ही साथ सेपरेशन को भी तो बढ़ाया है। सेपरेशन बढ़ाने से कैपेसिटी घटती है। C बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो D बढ़ेगा तो C घटेगा। तो इसका मतलब हमने साथ साथ D को डबल कर दिया, फिर उसमें हमने जो है ना स्लैब डाल दी। तो ठीक है, अगर केवल हम उतनी ही थिकनेस रखते हुए उसमें स्लैब डालते तो कैपेसिटी बढ़ती। समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे। चलो जी, पहला पार्ट का तो आंसर हो गया। ये पहला ही पूछा था उसने यही। अब बताओ, इतने के भी वो एक ही नंबर दे रहा है, इतनी मेहनत करवा के भी, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये और 3 पार्ट पूछे अलग अलग कि बताओ नई कैपेसिटी कितनी होगी, और फिर पूछा नई एनर्जी कितनी होगी। तो नई एनर्जी स्टोर्ड, आप मुझे बताओ पहले चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा इस पे, Q बराबर CV, Q बराबर C कितना 100 इंटू 10 की पावर -6, वोल्टेज कितना अप्लाई किया 200, तो भाई Q बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 कूलाम। इतना चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा। अब जब हम इसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे, चार्ज कहीं भाग तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब चार्ज उतना ही रहेगा और कैपेसिटी बदल गई। चार्ज, मैंने कहा हमने इस एक बाल्टी में 2 लीटर पानी ले लिया, अब बाल्टी को बड़ा कर दिया, पानी तो 2 ही लीटर रहेगा। तो हमने कैपेसिटी को बड़ा, मतलब हमने उसको फैला भर ही दिया हो, लेकिन चार्ज जो पहले से स्टोर रखा था वही तो चार्ज रहेगा उसके अंदर। समझ में आई बात ना। तो इसका मतलब Q तो रहेगा सेम, लेकिन C बदल जाएगा। तो अब हमें क्या पता करना है, Q डैश बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, C डैश इंटू V, ये निकाला ना, V निकाला, अच्छा एनर्जी निकाल रहे हैं, हाँ ठीक 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 ठीक, तो और आसान हो गया, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे एनर्जी का पहला फॉर्मूला। तो U बराबर क्या आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो पहले कितनी आएगी एनर्जी 1/2 इंटू Q, Q कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन C कितना है 100 इंटू, हाँ इसका स्क्वायर अपॉन में 100 इंटू 10 की पावर -6। इसको सॉल्व कर देंगे तो आगे U, लेकिन मुझे U डैश निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा 1/2 Q स्क्वायर, तो Q तो उतना ही रहेगा, बस C बदल कर क्या हो जाएगा C डैश। ये फॉर्मूला लगा देना, C डैश तुम्हारे पास पहले से है, ये रहा, ये वैल्यू रखना, दौड़ते हुए आंसर जाएगा। U डैश भी मिल गया कि एनर्जी, नई एनर्जी कितनी होगी। पहला कैपेसिटेंस, फाइनल कैपेसिटेंस, पहली एनर्जी, पहला चार्ज, पहली एनर्जी, फाइनल एनर्जी। समझ गए। अब क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे निकालोगे, हाँ क्या होता है फॉर्मूला, हाँ E इक्वल टू V अपॉन D होता है, लेकिन उसमें आधे पार्ट में क्या है, एयर है, और आधे पार्ट में क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो क्या लगता है फॉर्मूला, अच्छा तुम मुझे सोच रही है कि एनर्जी डेंसिटी वाला है ना, एनर्जी स्टोर्ड ही निकालो आप, है ना। वैसे नहीं पूछा एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर गेट्स अफेक्टेड एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, क्या बता रहे हो, ये उसका V निकाल लेंगे नए वाले का, नए वाले का Q पता है, C पता है, V निकला है, हाँ हाँ दूना कर दिया, हाँ बस V/2D कर देंगे, V/2D है ना। मतलब जैसे ये अभी देखो क्या कह रहा है, ये मान लो हमें पता चल गया कि इसका नए वाले का V कैसे निकलेगा, नए वाले का हमें क्या पता है, हाँ Q पता है, Q तो उतना ही रहेगा नए वाले के लिए भी 2 इंटू 10 की पावर -2, और C भी हमें पता, C डैश कितना 83.33 इंटू 10 की पावर -6 फैरड, और ये आपका होगा किसमें, कूलाम में, ठीक है। तो यहाँ से V आ जाएगा आपका वोल्ट में, Q अपॉन C डैश, ये लगा करके क्या निकल जाएगा, V निकल आएगा। अब V का वोल्टेज निकल आएगा, मतलब दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल। अब फॉर्मूला पता करना है हमें नई इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो E डैश, इसको भी चाहो तो आप V डैश कह दो, V डैश, तो E डैश बराबर कितना हो जाएगा, V डैश अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन 2D, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन 2D। लेकिन ये जो मेरा E डैश आएगा ये V अपॉन 2D में मैंने ये मानते हुए कर दिया कि इसमें पूरे में क्या है, अच्छा हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक, कितना है बताओ निकाल के, 15,000, इसका आ रहा है E डैश इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 15,000 है कि 30,000 आ रहा है, ये न्यू वोल्टेज तो 240 वोल्ट आया था, हाँ न्यू वोल्टेज 240 वोल्ट आ गया, सही तो है। तो फिर 240 को अपॉन में 2 इंटू D से करो मल्टीप्लाई, 30,000 आएगा। देखो
यू कहाँ पता है? वो वाला यू नहीं होता, वो यू पता क्या होता है? वो स्मॉल यू होता है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो होता है वो स्मॉल यू होता है ना। और कैपिटल यू क्या होता है? कैपिटल यू होता है हाफ सी वी स्क्वायर। लग गई? ठीक ठीक। हाँ बताओ यू क्या होता है? कोई बात नहीं, यही मान के बैठ जाओगे कि बिल्कुल सीधे सीधे आगे क्वेश्चन तो नहीं होगा ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रही है किसी एक फेस पर, किसके? आइसोसेलेस ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, इस पर कोई लाइट रे आकर के इंसिडेंट हो रही है, कितने एंगल के साथ? नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? आई। ये हो गया आई। फिर इसके बाद इसने यहाँ से कहा कि ये लाइट रे पास होने के बाद ऐसे हो गई, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगुलर है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म नहीं है, आइसोसेलेस है। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड डेविएट्स बाय एन एंगल बीटा। ठीक है ना, डेविएट्स एन एंगल बाय बीटा। ये यहाँ इसने बीटा दिया है, ठीक है ना, ये एंगल बीटा दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, मतलब परेशान मत होइएगा। ठीक है ना। बीटा एज शोन इन फिगर लिखा है, शो दैट इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में प्रूव करिए। ये जो दोनों इक्वल आइसोसेलेस है, दोनों को आपस में क्या लिया इसने? इक्वल लिया है, और उसको अल्फा माना है। तो बोला कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में प्रूव करिए कि बीटा बराबर अल्फा होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब बताओ, हर बार हम क्या मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। 90% चांस उसी के हैं, लेकिन भाई 10% में ये भी तो होते हैं ऐसे सब क्वेश्चंस। पता लगा तुम्हारी नई नसीब अच्छे हैं, किस्मत नहीं काम कर रही है, वो वाला ना करके ये आ गया, तो बिना बात फंस जाओगे ना। तो हर तरीके की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, कितना भी कैसा भी कंडीशन हो उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, हमें बताना है कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में बीटा बराबर अल्फा होगा। हाँ ठीक है, करो जल्दी से, मत लगाओ। क्या करेंगे बताओ? हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है। बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल R1, फिर यहाँ पर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? R2। ठीक है, और ये जो है हमारा R1 कितने के इक्वल होगा? 90 माइनस बीटा के इक्वल होगा। ठीक है, और एक बात और, ये पैरेलल दी है क्वेश्चन में, ये पैरेलल दी है, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? और वैसे भी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन वो पैरेलल होती ही है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में ये वाली लाइन पैरेलल हो जाती है बेस के, और जब ये पैरेलल हो जाती है तो R1 बराबर R2 हो जाता है, जो कि R के इक्वल होता है। ठीक है ना, मतलब R मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो अब लगाएंगे क्या फॉर्मूला बताओ? साइन आई अपॉन साइन आर, R1 मतलब साइन R1 बराबर कितना हो जाएगा? म्यू हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ साइन आई अपॉन साइन 90 माइनस बीटा, यही तो होगा इक्वल टू कितना? म्यू। अब क्या करोगे? कैसे? हाँ बिल्कुल, एक इक्वेशन होती है हमारे पास R1 प्लस R2 बराबर A, मतलब R प्लस R बराबर A है ना। तो R बराबर कितना जाएगा? A बाई 2, A की वैल्यू 2R, फिर हाँ ये हो गया आपका क्या? A। तो यहाँ लग जाएगा A प्लस अल्फा प्लस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ से आ जाएगा A की वैल्यू कितनी? हाँ ये हो जाएगा 2 अल्फा बराबर 180 माइनस 2 अल्फा। A बराबर कितना? 180 माइनस 2 अल्फा, और A की वैल्यू यहाँ पे 2R, दोनों को आपस में क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। 180 माइनस 2 अल्फा बराबर 2R, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? R इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस अल्फा ना। अच्छा हाँ चलो ये भी ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा बराबर 2 टाइम्स ऑफ कितना? 90 माइनस बीटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ? 180 माइनस 2 अल्फा बराबर 180 माइनस 2 बीटा। 180 से 180 कैंसिल, 2 अल्फा बराबर 2 बीटा, इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा। प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया?
अब देखो ये अलग से क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब क्लास में भी नहीं कराया गया, उसके अलावा डेरिवेशन भी इस तरह का कोई मतलब डेरिवेशन नहीं है ये, लेकिन दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कौन कौन सी इक्वेशंस यूज हुई हैं, हमें प्रिज्म की जो जो कंडीशंस पता है वो सब यूज कर डालो भाई, अपना दिमाग लगाओ कि हमें क्या क्या पता है। R1 + R2 = A होता है, एक इक्वेशन ही बनती है ना, R1 + R2 = A, और एक होती है A + डेल्टा = I + E, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। तो R1 + R2 = A वाली इक्वेशन लगाई, और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में R1 R2 दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों को ऐड करके 2R = A, बाकी इसका यूज भी नहीं हुआ, इसका नहीं जरूरत पड़ी, बस केवल ये रिलेशन और उसके बाद ट्रायंगल का एक रिलेशन काम में आया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना भैया, मैंने वाले क्वाड्रेटर में आ दिया है ना, 90 - बीटा कर दिया, उससे 90 ले लिया, ए ले लिया और टोटल 60 ले लिया है ना। हाँ। फिर उसको क्या बोलते हैं, उससे ए क्यों निकाल ली, हाँ। इसको म्यू वाले फॉर्म में रख दिया, और ऊपर फिर ये एक और बार ए निकाल लिया फुल ट्रायंगल वाले फॉर्म में से, दोनों को डिवाइड कर दिया, फिर उसमें साइन कॉमन करके साइन कॉस बन गई, 90 हो गया, 90 फाइनल कॉस बन गया, फिर कॉस को सिंस कॉस की सो इक्वल है तो फिर एंगल भी इक्वल होंगे है ना, दोनों कॉस थे, दोनों कॉस हो गए, हाँ दोनों कॉस हो गए। हाँ तो ठीक, फिर भैया क्या बोलते हैं, अंदर को शेयर करके निकाल दिया, हो गया, बढ़िया आगे। नेक्स्ट देखो, इसने कहा द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल इमिशन लाइन ऑफ सोडियम इज 590 नैनोमीटर। सोडियम से जो लाइट, सोडियम के स्पेक्ट्रल इमिशन में जो लाइन बन रही है उसकी वेवलेंथ कितनी दी है, 590 नैनोमीटर। ठीक है, सबको मिटा रहा हूं, लैम्डा दिया गया है 590 नैनोमीटर। ठीक है, ओके जी। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच द इलेक्ट्रॉन वुड हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। देखो, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल इमिशन लाइन ऑफ सोडियम इज 590 नैनोमीटर। अब का फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच द इलेक्ट्रॉन वुड हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी बताओ जिस पर कि इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितने की इक्वल ही हो, इतने की इक्वल ही हो जितनी इसने दी है क्वेश्चन में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। देखो, पहली बात तो हमें लैम्डा दिया गया कितना, एक क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि लैम्डा जो है 590 × 10⁻⁹ मीटर के इक्वल है, ये हो गया लैम्डा। ठीक है ना, अब इसने कहा है कि बताओ कितनी एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास रहे ताकि डी ब्रोगली वेवलेंथ उतनी ही हो जितनी ये है। हाँ, इलेक्ट्रॉन के पास पूछा उसने। हाँ हाँ, नहीं, लैम्डा बराबर हम कहेंगे H/mv होता है, यहाँ से V निकाल देंगे तो V बराबर कितना जाएगा, H/m लैम्डा, तो V निकल आएगा, यानी कि हमें जितनी वेलोसिटी इसके लिए चाहिए होगी भाई, इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी चाहिए वो निकाल देंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन के लिए 12.2 कुछ करके ना, 12.27/√v इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, वो नहीं यानी कि H काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर H/√, नहीं, लैम्डा बराबर होता है, लैम्डा बराबर, हाँ, लैम्डा बराबर ये होता है H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो अब मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मैं काम कर लूंगा, लैम्डा का स्क्वायर बराबर H² इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को इधर साइड ले जाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर H² इंटू लैम्डा स्क्वायर, ये कहना चाह रहा हूँ ना। हाँ सही है, इसमें भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे हो जाएगा। हाँ करो, सॉल्व करो, देखो बताओ m कितना लोगे, 9.1 इंटू 10⁻⁻। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसने कहा 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q, ध्यान दीजिए, 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q, अच्छा यहाँ पे है कैपिटल Q, फिर Q, फिर कैपिटल Q, फिर Q। ठीक है, एक कैपिटल Q है, दो कैपिटल Q है, दो स्मॉल Q हैं। 4 पॉइंट चार्जेस Q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A साइड के एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। चलो जी है, एज शोन इन द फिगर, फाइंड, फर्स्ट पार्ट में निकालना है F नेट एट Q और सेकंड में निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर 4 चार्जेस दिए हैं, 2 कैपिटल क्यू हैं और 2 स्मॉल क्यू हैं, अपोजिटली रखे हुए हैं, और आपसे पूछा है कि जो कैपिटल क्यू वाला है, अब इसमें मत करना कौन सा वाला, कोई भी कैपिटल क्यू वाला ले लो, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा वो निकालना है, और पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो निकालना है। ठीक है, करिए। देखो सबसे पहले इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स निकालो, इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स निकालो, इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स निकालो। बताओ ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। ये हो गया आपका F1। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। ये हो गया आपका क्या? F2। ये F1, ये F2। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। ये हो गया आपका F3। अब आप इन सब की वैल्यूज निकालो जल्दी से। F1 की वैल्यू इधर की तरफ क्या लगेगा? F2, हाँ इधर की ओर क्या लगेगा? F1, और इधर की ओर क्या लगेगा? ये F3। पहले जल्दी जल्दी F1, F2 और F3 की वैल्यूज फाइंड करिए, ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, ऐसे ही बनाया हुआ क्वेश्चन है कि बस उठा के अपना मन किया, दो कॉर्नर पे कैपिटल क्यू रख दिया, 2 कॉर्नर पे स्मॉल क्यू रख दिया, स्क्वायर ले लिया। अब तो आंसर बहुत अजीब से आ रहे हैं, नंबर में होता तो यही क्वेश्चन का आंसर आसान से आते हैं। पहले जल्दी बताओ F1 बताओ बच्चों, F1 मेरे हिसाब से तो सर एक ना अभी हम 1/4 नहीं रखते, के रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा F1 में? Q/A²। F2 बताओ, F2 सर ये वाला हो जाएगा, ये भी हो जाएगा KQ/A²। F3 बताओ, तो ये हो जाएगा सर KQQ। समझ में आ रहा? अंशु बताओ। F3 मेरा ये वाला है, तो KQQ में ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? A√2। तो ये हो जाएगा अपॉन में A√2 का स्क्वायर। बोलो है कि नहीं? अब ये 3 फोर्स मुझे मिल गए, F1 और F2 का जो रिजल्ट होगा ना वो √2 टाइम्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। क्या लिखोगे? रिजल्टेंट ऑफ F1 F2 क्या हो जाएगा? F' √2 टाइम्स ऑफ F1। बोलो होगा कि नहीं? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर 2 फोर्स आपस में इक्वल और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट उनके √2 टाइम्स ऑफ एनी वन होता है। तो ये हो जाएगा आपका √2 टाइम्स ऑफ F1 की वैल्यू रख दी हमने उठा करके KQQ/A²। बताओ इस F' की डायरेक्शन किधर आएगी नैंसी? जो सर F3 की डायरेक्शन होगी वही F' की डायरेक्शन होगी। मतलब F1 और F2 का जो रिजल्ट आएगा ना एकदम बीच से आएगा, एकदम बीच से, तो F3 की तरफ जाएगा। तो अब मुझे अगर Fnet निकालना है तो बच्चे कितना हो जाएगा Fnet बराबर हो जाएगा F' प्लस F3। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों का रिजल्ट आ जाएगा F' प्लस F3। F' की वैल्यू कितनी आ चुकी है? √2 टाइम्स ऑफ KQQ/A² प्लस इसकी कितनी वैल्यू है? KQQ/A²। क्या क्या कॉमन आ गया? KQ/A² कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? √2Q प्लस कैपिटल Q। 2 कहाँ से आया? मैं A² लेंगे भैया आपने भैया, वहाँ पे A√2 होगा भैया, नीचे डिस्टेंस भैया, डिस्टेंस उस साइड। समझ गया। A का स्क्वायर अपॉन 2 है ना, यही कहना चाह रहे हो ना? F3 में ना, हाँ F3 में ये आएगा 2A², ये होगा ना, हाँ ठीक है, अपॉन 2, बस हो गया। ये Fnet आ गया। डायरेक्शन आप बताई दोगे, अगर आपको ये सेंटर मिला यहाँ और उसने स्क्वायर के आपको पॉइंट रखे थे, बताओ क्या लिखोगे? डायरेक्शन OB, अलोंग OB। हाँ DB भी कह सकते हो, अलोंग DB, या फिर O सेंटर से B की ओर, समझ गए ना, अलोंग OB। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या फॉर्मूला लगाओगे? U बराबर 1/4πε0। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो, Q1 Q2, देखो अपनी मर्जी से इसको भाई बार बार, अच्छा चलो ऐसे ले लेते हैं, QA QB अपॉन RAB प्लस QB QC अपॉन RBC प्लस QC QA अपॉन RCA प्लस क्या बचा? नहीं बचा। QA QB ये दोनों हो गए, QB QC ये दोनों हो गए, QB QD बचा तो है, A और B का कॉम्बिनेशन, B और C का कॉम्बिनेशन, A और C का कॉम्बिनेशन, लेकिन अभी तो बचा B और D का कॉम्बिनेशन ना। तो क्या हो जाएगा? QB QD अपॉन RDA RDB। नहीं समझी नैंसी? नहीं पासवान भाई?
अरे 4 पेयर बनेंगे ना, Q1 Q2 Q3 Q4। बच्चे मेरे प्यारे, Q1 Q2 Q3 Q4 के कितने पेयर बनाओगे? 4 बनेंगे। कैसे? Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4, 4 तो ये हो गए, Q1 Q4। अब इनके अलावा कौन सा रह गया सर? Q1 का अगर मैं Q2 को उठा लूँ तो Q2 के साथ Q1 तो सर वो तो आ गया। Q2 के साथ Q3 सर वो अभी आया नहीं है तो उसको ले लेंगे। Q2 के साथ Q4 सर वो भी नहीं आया, अभी तो और बनेगा भाई इसमें। 6 बनेगा। हाँ अभी तो और बनेंगे, यहाँ भी नहीं रुकेगा 6 बनेगा। ये सिलसिला, यहाँ भी नहीं रुकेगा, समझ गए ना? साइड साइड वाले 4 समझ गए? फिर Q2 Q4 हो गया। अब Q3 के उठाओ, Q3 का Q1 के साथ सर वो हो गया, Q3 का Q2 के साथ वो भी हो गया, Q3 का Q4 के साथ सर ये लेना पड़ेगा। 3 ये और 3 ये, 6 बनेंगे। समझ में आया? नहीं समझ पा रही हो? जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने हैं तो 2-2 के पेयर बनाते हैं, ठीक है ना, और उनके बीच की डिस्टेंस ली जाती है, ठीक है ना, तो सबका ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी तुम्हें क्या करना है, कर लोगे अब आगे? बस यही रखना है। ये जो 4 पेयर 6 पेयर बनाने थे उनकी मैं वैल्यूज रखता हूँ, डायरेक्ट रख देता हूँ वैल्यू। पहले ये वाला दोनों बताओ कितना आ गया, Q/A। फिर ये वाले दोनों प्लस का Q/A, समझे ना। फिर ये दोनों मतलब A का B के साथ, A का C के साथ कितना, Q/A√2। नहीं समझे? ये दोनों AC, क्लियर। फिर A का ही D के साथ Q/A। समझ में आया? मैंने पहले A के 4 बनाए, कौन कौन से? A का B के साथ, A का C के साथ, A का D के साथ और B का C के साथ भी आ गया इसमें। B का C वाला आ गया है, B का D वाला भी ले लेते हैं। B और D वाला कैसे हो जाएगा, Q/A√2। अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक बचा, कौन सा बताओ? B का C के साथ भी हो गया, B का D के साथ भी हो गया, C का नहीं हुआ है, किसके साथ बताओ? C का D के साथ नहीं हुआ है। नहीं समझे? ये इतना तो तुम्हें ही सोचना पड़ेगा भाई, बस खत्म, ये आंसर है। इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेना, सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ, है ना। अगर अब देखो पहली बार, इससे पहले हम ज़्यादातर क्वेश्चन कर रहे थे तो उनमें क्या थे, 3-4 का सिस्टम, इसने 4 का दे दिया। लेकिन ये मुश्किल नहीं है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, डरिएगा ना, ये नहीं सोचना है कि बहुत टफ दे दिया क्वेश्चन। कुछ भी टफ नहीं है भाई, आपको बोर्ड में मार्क्स चाहिए। आपको अगर ये ऐसे क्वेश्चन हैं तो ये आप लोगों के लिए बने हैं, बाकी लोग कर पाए ना कर पाए तुम कर लोगे, इतना मैंने बता रखा है, इतना ज़्यादा चीज़ें बताई हैं कि कोई मतलब नहीं बनता कि ये ना हो पाए आपसे, ठीक है ना। हो गया। नेक्स्ट देखो, अब जब देखो ना दिमाग कितना लगा रहा है, जब क्वेश्चन दे रहा है तो और में दे रहा है इसी के साथ एक और क्वेश्चन, वो भी इसी जैसा दे रहा है ना। इंटरनल चॉइस आती है आजकल, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि जो इंटरनल चॉइस है उसमें भी वो जानबूझ के क्वेश्चन दोनों एक जैसे ही रख देता है लगभग, वो भी वैसा ही वो भी वैसा ही। हाँ, तो ये नहीं कि तुमने सोचा ये वाला कॉन्सेप्ट आता नहीं तो चलो ये वाला कर लेते, बहुत कम चांस रहता है ऐसे, ठीक है ना। मान लो एक दे देगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, एक दे देगा टेलीस्कोप का, दोनों मिला के एक ही में दे देगा, और में या तो ये वाला कर लो या तो ये वाला कर लो, ठीक है। ठीक, ये मिटा दो ये, ठीक। अब देखो नेक्स्ट में इसने कहा 3 चार्जेस का सिस्टम है जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा हुआ है। स्मॉल q -4q 2q, साइड कितनी है ट्रायंगल की, L है। आपसे कहा सुनिए, अब 3 पॉइंट चार्जेस q -4q एंड 2q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड स्मॉल l as shown in figure. Obtain the expression for the magnitude of resultant electric force acting on the charge small q. स्मॉल q वाले पर कितना फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू बताओ पहली बात तो। फोर्स, हाँ, नेट फोर्स ऑन स्मॉल q, इस पर, इस वाले पर नेट फोर्स निकालना है। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है L साइड का, ठीक है। और क्या पूछा है उसके बाद? उसके बाद पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इन चार्ज के सिस्टम को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहले एफ नेट निकालो, का सॉल्यूशन गलत लग रहा है।
आंसर मतलब गलत लग रहा है, क्योंकि उसने तो वेक्टर भी अपने आप ही मतलब प्लस माइनस भी ले लिया उसी में, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर होने पर वही हो जाएगा। आप मुझे बताओ, ये देखो इस पे निकालना है ना, तो ये कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या करेगा इसको अट्रैक्ट, ये हो गया F1। ये पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो क्या करेगा इसको रिपेल, ये हो गया F2। F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा, 90 - 60 नहीं 120, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब F1 बता दो बस, F1 बताओ, K इंटू 4Q इंटू Q अपॉन में L स्क्वायर। F2 बताओ, K 2Q इंटू Q अपॉन में L स्क्वायर। इसको लिख दो 4KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इसको लिख दो 2KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इसको लिख दो 4x, इसको लिख दो 2x। समझ गए, लेट मतलब लेट कर लिया हमने, ठीक है, लेट। अब क्या हो जाएगा, एफ नेट बताओ, एफ नेट बराबर अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120। अब इसकी वैल्यू रख दो उठा करके, आ जाएगा आंसर। F1 की वैल्यू बताओ, 4x का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 2x अपॉन में cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 16x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 4 जाए 2 जा 16, ये खत्म, कितना आएगा 8x स्क्वायर। तो 16 4 20, 20 में से 8 गया, कितना बचा 12x स्क्वायर, ये बचेगा। हाँ ठीक है, कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2x बाहर आ जाएगा अंडर रूट 3, यही आएगा, ठीक है ना, परेशान मत होइए। एफ नेट बताइए कितना आ जाएगा, अब एफ नेट हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू 2√3x, 2√3x मतलब ये हो जाएगा 2√3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, यही आएगा तुम्हारा आंसर। हाँ ठीक है, यही होगा, ठीक है ना, वहाँ पे गलत कर रखा उसने, ये जब यहाँ प्लस करोगे तब वो 4√7 आएगा, क्योंकि 28 हो जाएगा ना, अगर ये प्लस हो जाता तो 28 हो जाता है, वो गलती से उसने 8 को ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो 4√7 नहीं होगा, 2√3 होगा, समझ गए ना। अब क्या पूछा है, इस सिस्टम को इनफाइनाइट पर ले जाने के लिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट कराने के लिए टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा। तो ध्यान रखो, किसी भी सिस्टम को जब हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट कराना हो तो टोटल वर्क डन उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी के इक्वल ही होता है। तो आपका काम होना चाहिए, सबसे पहले इस सिस्टम की क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बस उतने के इक्वल ही वर्क करना पड़ेगा, समझ गए ना। कैसे निकलेगी बताओ, निकल जाएगी, U इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा सेकंड पार्ट में, K बाहर रख लो, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R13, ये हो गया, ठीक है ना। K की वैल्यू कितनी रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ Q1 कितना, Q1 Q2 मतलब Q इंटू -4Q अपॉन L स्क्वायर प्लस Q2 Q3 माइनस का 4Q इंटू 2Q अपॉन में L स्क्वायर, फिर प्लस Q इंटू 2Q अपॉन में L स्क्वायर, हाँ L होगा, L, वेरी गुड, सही कह रहे हो, L, ठीक है। अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, Q स्क्वायर अपॉन L कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ बचेगा कितना -4 प्लस यहाँ बताओ कितना बचेगा -8 और यहाँ क्या बचेगा 10 का 2, तो ये कितना आ जाएगा -10Q स्क्वायर -10Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। दिस इज द UI मतलब इनिशियल, फाइनल पे कितनी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, तो UF कितना हो जाएगा 0, तो डेल्टा U कितना हो जाएगा UF माइनस UI, UF का मतलब 0 माइनस का 10Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर L, बस माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करा दो, ये आ जाएगा 10Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। इतना ही हमें क्या करना होगा, वर्क डन करना पड़ेगा, 10Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। समझ में आया कि नहीं बच्चों, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। इतनी कहानी है इसकी, ठीक है ना। रोज देखो, मैं हर रोज आपको नए क्वेश्चंस दे रहा हूँ और नए क्वेश्चन में भी